हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि दाई माँ आके झनक को तुरंत ठीक कर देती है और झनक उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी वो दाई बोलती कि नहीं बेटा, तुम शुक्रिया अदा क्यों करे, तुमने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इस भूमि के लिए किया है, इस फसल के लिए, किसानों के लिए किया, हमें तुम्हें आभारी होना चाहिए, ठीक है। और हाँ बेटा, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मुझे बुलाना, मैं यहीं पर हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पराशर देखता है कि झनक के चेहरे पर काफ़ी देर के बाद स्माइल और सुकून आता है। उसके बाद वो दाई सा कहती है चलो अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद पराशर जो होता है वह दामू को बोलता है जाके दाइसा को छोड़ के आओ तुम अंदर तक। उसके बाद पराशर झनक के साथ बैठ के पूछता है क्या हुआ नूतन, अब ठीक लग रही है कि नहीं तबीयत तुमको। तभी झनक बोलती हाँ हाँ मुझे ठीक लगे। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका बोलती मैं सोच रही हूँ झनक के लिए, नूतन के लिए कुछ जड़ी बूटी का काढ़ा बना दूँ, तुम जाओ जड़ी बूटी लेके आओ। तभी यहाँ पे रानी बोलती ठीक है मैं लेके आती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका जो होती है वो अपने मन में षड्यंत्र रच रही होती है, सोच रही थी कि काश इस जड़ी बूटी में कुछ ऐसा मिला दूँ, बुआ के हाथे पिलवा दूँ तो ये जो मुसीबत आने वाली वो टल जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर जो होता है झनक को बोल देता है कुछ भी काम ना करे और पूरी तरह से रेस्ट करे क्योंकि उसकी बॉडी के लिए सब सही नहीं है। दूसरी तरफ हम जहाँ पे देखते हैं कि ईशानी को दूसरे मतलब लाइक पेरेंट्स जो होते धक्का देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी फ्रेंड और उसके पापा जो थे बचा लेते। जहाँ पे उसके पापा जो होते बोलते आपको शर्म नहीं आती, आप अपनी उम्र की बच्ची के साथ इस तरह से सुलूक कर रही हैं। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। रिपोर्टर जो थे वो ईशानी पर टारगेट करके कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, किस लिए आई, जब कॉलेज वाले नहीं चाहते आपको यहाँ पे आने के लिए। उसके डैड कहते हैं मैं हाथ जोड़कर मैडम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ईशानी को पढ़ने दीजिए, उसका हक मत छीनिए, वो बहुत ही लायक बच्चे हैं। तभी यहाँ पे उसके प्रिंसिपल बोलती मैं उसका हक नहीं छीन रही हूँ, लेकिन आपको पता है ये केस कितना सेंसिटिव है और इस तरह से मैंने आपकी बेटी को कल ही समझाया था। ऊपर से आप लोग आके ये सब जो सीन और ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आपको लगता है तो जाके लीगल एक्शन लीजिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे रिपोर्टर्स कहते हैं मैम आपको नहीं लग रहा है कि आप एक बच्चे के शिक्षा को रोक रहे हैं। तभी यहाँ पे उसके टीचर्स बोलते बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि हम किसी की शिक्षा को रोक रहे हैं। अगर ये सारे पेरेंट्स मान जाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी के उसको नहीं रोके। तभी दूसरे पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तभी यहाँ पे अभिजीत भड़क जाता है, बोलता है उसमें गलती दूसरे लड़के की, तो मैं अपनी बच्ची को क्या शिक्षा दूँ, मैंने अपनी बच्ची को आवाज़ उठाना सिखाया, अगर वो लगता है आपको गलत है तो आप वही समझो। हाँ वैसे भी हमें आपसे बहस नहीं करना, मैं अपनी बच्ची को सिर्फ चाहता हूँ इस कॉलेज में पढ़ें। जब प्रिंसिपल बोलते हैं हम उसे सपोर्ट तो करेंगे, हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे, चाहिए तो पीसी भी लेके जाएं, लेकिन हम उसके बाद से फिर यहाँ पे वो आ नहीं सकती है, इस कॉलेज में कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपना एग्ज़ाम दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं और क्या ही बोलूँ, मेरे हाथ में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग सब लोग रेडी हैं और सारी बच्चियाँ रेडी हैं आपकी बच्चे के साथ पढ़ने में तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। हालाँकि मैं भी तो ईशानी का करियर चाहती हूँ, इसीलिए हम कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि वो एग्ज़ाम देने आ सकती है। तभी यहाँ पर अभिजीत बोलता है कि मैम मुझे तो लगा था कि आप समझेंगे, एक बच्चे का शिक्षा पे पूरा हक होता है, उसका कॉलेज पे, आप कैसे उसका कॉलेज जाना बंद कर सकती हैं, आपको पता है किसने बड़े बड़े सपने देखे थे। तभी यहाँ पे उसके प्रिंसिपल मैम बोलती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो आपको बोल दिया आप जो लीगल एक्शन ले सकते लीजिए, मैं तो आपको खुद खुला छूट दे रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, आप समझिए। अगर पेरेंट्स रेडी नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बार बार मैं एक ही बात कितना रिपीट करूँगी, एक ही बार बोल रही हूँ, प्लीज़ चले जाइए आप लोग यहाँ से और मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। तभी ईशानी बोलती बस करिए पापा, चलिए यहाँ से, पापा कितना बेइज्जती से हैंगे, बस करिए, मेरी नसीब में पढ़ना नहीं लिखा है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। तो उसके बाद जो अभिजीत जो था वो अपमानित हो जाता है पूरे कॉलेज के सामने और अपनी बेटी को पकड़ के लेके जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मिम्मी जो होते हैं निर्बान से मिलने के लिए आती है और मिम्मी यहाँ पे बोलती है कि निर्बान देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन। तभी यहाँ पे निर्बान बोलता है सालों पहले मैंने तुम्हारे सामने टर्म्स कंडीशन रखी थी, इसलिए तुम भी रख रही हो, बदला ले रही हो। मिम्मी बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है निर्बान, तुम्हें पता है मेरा बंगलो है, मैं वहाँ पर अगर अपने माँ बाबा को लेके जाऊँगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे माँ बाबा भी आके रहें। तभी निर्माण बोलता है ये कैसे पॉसिबल है मिमी, चलो मैं आ सकता हूँ लेकिन मेरे माँ बाबा क्यों आएंगे। तभी मिमी बोलती मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम आओ, अगर तुम आओगे तो लोग बातें करेंगे कि तुम घर जमाई बन चुके हो, तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम अपने पेरेंट्स को लाके साथ में रखोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम्हें पता है मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, मेरे काम को लेके, और शादी के बाद मैं फिर से वो स्ट्रगल नहीं कर सकती हूँ खाना पीना एंड ऑल में, तुम्हें अच्छे से पता है मैं यहाँ तक इसीलिए पहुँची हूँ। और सब कुछ होने के बाद फिर मैं क्यों जाऊँगी अपना घर छोड़ के, तुम्हें पता है मेरे घर में कितने सारे नौकर वगैरह हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है। अनिर्बान आई नो कि तुम भी बड़े डॉक्टर्स बन गए हो, लेकिन अब मैं भी वो मिमी नहीं रही हूँ, तो बेहतर ये होगा अगर तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ रह सकते। तभी अनिर्बान बोलता है मैं कोशिश तो करूँगा मिमी, लेकिन मान लो अगर बोलो ये टर्म्स कंडीशंस मान जाते तो क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगी। मिमी बोलती हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन वो मानने तो चाहिए। तो अनिर्बान बोलता है वो मान जाएंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं। मिमी बोलती कितनी शॉकिंग की बात है, कल वो मेरे सामने टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे थे
और आज वो तुम्हारे कहने पे बात मान जाएंगे, क्योंकि आज मैं एक सक्सेसफुल लड़की बन गई हूँ इसलिए ना, कल तक कुछ नहीं थी तो कुछ नहीं मानते। अनिर्बान बोलता है कि मम्मी तुम बहुत बदल गई हो। मम्मी बोलती मैं, तुम नहीं बदले हो, तुम्हारी फैमिली नहीं बदली, सब लोग कैसे सिचुएशन आने पर बदल गए हो ना, वो देखने को मिलता है अनिर्बान। एनीवेज तुम ये सब नहीं समझोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभिजीत निराश होकर घर लौटता है। तभी यहाँ पे उसकी माँ आती, बोलती क्या हुआ, आप इतने जल्दी आप लोग क्यों लौट आए, कुछ हुआ क्या। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है। ईशानी बोलती माँ आपने जो बोला था सही निकला, मुझे कॉलेज वालों ने अंदर नहीं आने दिया और सबने बोल दिया है कि मैं घर से ही पढ़ाई करूं और यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। ईशानी बोल, तभी यहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे ईशानी की बहन भी आती, बोलती दीदी क्या हुआ, आपको कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे उसका भाई बोलता है आज मुझे भी घर पे जल्दी भेज दिया प्रिंसिपल मैम ने। ईशानी सबको देखती इस तरह से, उसका समझो कि दिल टूट जाता है कि इस तरह से क्या हो रहा है फैमिली में। ईशानी बोलती क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसको सर पर मत चढ़ाइए, मत जाइए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कॉलेज की किसी और पेरेंट्स की क्या, अगर मैं भी उन पेरेंट्स की जगह होती तो मैं भी नहीं चाहती, मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरी बच्ची कैसी बच्चे के सामने पढ़े, एक ऐसे साथ पढ़े जिसका जो कि बच्चलन है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी इस बात को, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। ईशानी बोलती माँ ये सब आप क्या बोल रही हैं। तभी यहाँ पे अंबिका बोलती मैं गलत ही क्या बोल रही हूँ ईशानी, अगर तुम्हारे अंदर संस्कार अगर थोड़ा सा होता ना, वो कंट्रोल भी होता ना, तो शायद आज हम इस हद तक नहीं आते, लेकिन तुमने वो करना ज़रूरी ही नहीं समझा। तुम्हें जब लगा जो लगा थप्पड़ उठा रही, क्या थप्पड़ मारने की ज़रूरत थी। कभी कभी तो लगता है काश हम वहाँ गए ही ना होते तो अच्छा रहता। फिर मुझे लगा नहीं वहाँ पर जाने का मतलब नहीं है तुम्हारा, तो तुम यहाँ पे भी रहती तो भी उस लड़के के साथ ये कांड कर चुकी होती। अपनी बहन को देखा है, भाई को देखा है, ऐसा लगता है काश उन लोग को ही लेके गई होती, तुम्हें ना ले गई होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन तुम जहाँ भी रहोगी वहीं तो गुल खिला लोगी, तुम्हारी यही तो हरकत है। तभी यहाँ पे अभिजीत भी डांट देता है ईशानी को, बोलता है ईशानी अब मैं तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ और प्लीज़ अपना रूम बंद कर लेना और घर से बाहर जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ईशानी बोलती पापा ये आप क्या बोल रहे हैं। अभिजीत बोलता है बस ईशानी मुझे तुमसे और बातें नहीं सुननी है कुछ भी। दूसरी तरफ मिमी बोलती है कि देखो अनिर्बान, अगर तुम्हें मेरे लाइक वो पसंद है जो भी मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखी तो ठीक है। तभी अनिर्बान बोलता है ऐसा लगता है मम्मी जैसे तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई दिलचस्पी ही नहीं जैसे मुझे है। तभी यहाँ पे मिमी बोलती कम ऑन अनिर्बान, ऐसा तो नहीं था कि हमारा प्यार बहुत ही गहरा था या फिर मैं तुम्हें छोड़ देती तो तुम पागल हो जाते या मैं पागल हो जाती। हमारा प्यार कभी इतना था ही नहीं डेप्थ तक, तो मैं उस चीज़ के लिए क्यों सोचूं। और यू नो व्हाट, अभी मैं जिस लेवल पे हूँ ना अनिर्बान, मैं इतना सब कुछ सोच ही नहीं पाई, बट अगर तुम अपने मॉम डैड से वो कर लेते तो डेफिनेटली मैं चीज़ें निभाऊंगी, तो हमारे बीच कभी ये कुछ होगा नहीं। शादी से थोड़ा डर लगता है क्योंकि तुम्हें पता है मेरे घर में कितना डाइवोर्स हो चुके हैं, मैंने देख लिया है, इसलिए बस शादी से थोड़ा मेरा यकीन उठ चुका है। तभी निर्माण बोलता है शादी किससे करेंगे। तभी यहाँ पे मम्मी बोलती है शादी मुझसे होगी बट कोर्ट मैरिज होगी, हमें बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए। एनीवेज अनिर्बान मुझे निकलना होगा काम के लिए, मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। उसके बाद वह अनिर्बान आई लव यू बोलता है, लेकिन मम्मी उसके सवालों का जवाब बिना दिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभिजीत बोलता है अब तो ऐसा लगता है कि सर उठा के भी जीना मेरा मुश्किल हो गया है, जहाँ पे मैं कभी कल सर उठा के जीता था, आज देखो कैसा। अंबिका बोलती यही तो आपकी बेटी को समझना चाहिए कि उसके बाबा के लिए उसकी इज्जत ही कितनी प्यारी है। आप जिस समाज में सर उठा के जीते थे, जो समाज वाले आपको इज्जत देते थे, आज वो नहीं दे रहे। ईशानी बोलते माँ इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ थोड़ी किया, उस लड़के ने क्या जो किया, आप मुझे क्यों गलत ठहरा रही। अंबिका बोलती गलती है तुम्हारी, अगर तुम उसे थप्पड़ नहीं मारती, तुम इतना एटीट्यूड नहीं दिखाती तो शायद आज ये सब होता ही नहीं। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है ईशानी एक बात और बता दो तुम कि वो लड़का सच में तुम्हें जंगल में लेके गया था तो तुम्हारे साथ क्या किया था, क्योंकि अखबार में यूं ही खबरें नहीं छपती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिर्च मसाला पता रहता है, अगर ऐसा कुछ है तो बता दो। ईशानी बोलती बाबा क्या आप मुझ पर भी यकीन नहीं करेंगे। अभिजीत बोलता है जितना सवाल पूछा उतना जवाब दो। ईशानी बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो मैं बता देती ना आपको। अंबिका बोलती अगर माँ कसम अगर कल को पता चला कोई गुल खिलाया रहेगा तुमने तो तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, तो इस घर से तुम हमेशा के लिए चली जाओगी, ये बात तुम याद रखना। ईशानी बोलती माँ आप मेरे साथ इतनी कठोर क्यों बन रही, मैंने क्या ही किया है जो आप मुझ पर इतना भड़क रहे हैं। अंबिका बोलती क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, तेरे बाबा ने तुझे लड़का समझा, तुझे पढ़ाया लिखाया, अरे तुझे क्या कुछ नहीं बनाने की कोशिश की, उन्होंने छूट दे दी, लेकिन इन छूट में वो भूल ही गए कि तू एक लड़की है और लड़कियों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। काश इन्होंने ये सपने अपने बेटे के साथ देखे थे तो आज पूरा हो जाता। ईशानी पूरी तरह से टूट जाती, वहाँ से रोते हुए भागते हुए आती अपने रूम में और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो देखती है कि झनक का कॉल आ रहा होता है और वह तभी कॉल पिक करती है। झनक उसको पूछती है हाँ ईशानी कैसी हो तुम। ईशानी जो होती है वो काफ़ी सैड रहती है, इसलिए वो अपने दर्द को छिपा नहीं पाती और वो रो के कहने लगती है कुछ नहीं झनक मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं तुम ठीक नहीं हो, बताओ ना क्या हुआ। ईशानी बोलती मैं क्या बताऊँ, उस जीत ने बहुत जगह मेरी बदनामी कर दी, न्यूज़ चैनल वाले, अखबार वाले, मीडिया वाले सभी लोग मेरे घर वालों के पीछे पड़ गए हैं, जिसका असर दिख रहा है। माँ बाबा भी अब मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, उनको लगता है मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है इसीलिए। तभी झनक
झनक बोलती है कि तुम चिंता मत करो ईशानी, मुसीबतें आती तो मुसीबतें जाती भी, इस तरह से हार मत मानो, ठीक है। मेरी भी लाइफ में बहुत मुसीबत आई गई, मैंने कभी हार नहीं माना। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है तुम्हारी लाइफ में ईजी था क्योंकि डिसीजन लेने वाली भी तुम थी, लेकिन मेरी लाइफ में इतना ये सब कुछ ईजी नहीं है। तुम्हें पता है मैं एक फैमिली में रहती हूँ, मैं फैमिली वालों से बंधी हूँ, मैं क्या करूँ झनक, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी और वही दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। माँ कहती है शादी कराने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं पूरी तरह से टूट गई। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अगर मुझे टाइम रहा तो मैं कोलकाता ज़रूर आऊँगी मिलने, और अगर तुम्हें ज़रा भी गलत फील हो तो मरने मुरने की बात मत करो, तुम यहाँ पे गाँव पे चली आना और हम यहीं पे अच्छे से टाइम स्पेंड करके अपना गुजारा करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिम्मी जो होती है अधिकारी लोग के साथ आती है और उनको बोलती है कि हम काम पे करेंगे, गांव की निगरानी के निरीक्षण में काम करेंगे। तभी यहाँ पे वो लोग बोलते हैं मैडम आप तो आज ही आई, तब से रेस्ट भी नहीं की। मिम्मी बोलती रेस्ट करके मैं क्या ही कर लूँगी, हमें गांव का निरीक्षण करना है और हमारे लिए यही ज़रूरी है, तुम बताओ कुछ गाँव के बारे में खास बातें। तभी यहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे एक परासर नेतृत्व करता है और वह एक समझो कि खूंखार देशभक्त है, अपने गांव का भक्त है, इसीलिए वो क्रांतिवादी जैसा बनता है। तभी मिमी बोलती है और कोई अपडेट। तभी यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि गांव में काफ़ी पानी का प्रॉब्लम है और यहाँ पे मर्द लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे परासर बोलता है कि शहरी मैडम आ रही है, अधिकारी मैडम, वैसे बहुत सारी अधिकारी मैडम आके गई, चलो इनका भी देख लेते हैं, ये बैठक बुलाई है, हमारे लिए क्या भला कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, तो हम लोग को जो प्रॉब्लम है वो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे। तभी झनक आ जाती है, ये देख परासर खुश जाता है, बोलता है अच्छा वो नूतन तुम आ गई, अब उस शहरी मैडम से तुम ही बात करोगी। झनक बोलती मैं कैसे बात कर सकती हूँ। परासर बोलता है क्यों नहीं, वो शहर की हो, तुम भी शहर की पढ़ी लिखी हो, तुम हमारे हक में तो बोल ही सकते हो, हमें जो जो चाहिए। झनक बोलती है आपको पता है मैं बात करने वाली कौन होती, मैं तो इन लोग की अपराधी हूँ। तभी परासर बोलता है अरे वो बात को छोड़ो, गाँव वाले हैं, इनकी सोच काफ़ी छोटी है, वो जैसा सोचते हैं उसी रंग में उन्हें ढलना पड़ता है, तो तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो, बस हमारे लिए तुम बात कर सकते हो। तभी यहाँ पे झनक की नज़र जो थी मिम्मी पे पड़ती है और मिम्मी आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। तभी झनक जाके पीछे खड़ी होकर छुप जाती है। परासर और सभी लोग यहाँ पे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं। तभी यहाँ पे मिम्मी बोलती है आप लोग कैसे हैं। तभी यहाँ पे कमेंट्स करके सब लोग बोलते हैं आपको क्या लगता है हम स्वर्ग में हैं। तभी मिम्मी बोलती है हालत देख के अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आपकी समस्या का निदान कर पाऊंगी। जहाँ पे कंका बताती है कि यहाँ पे खेतों में पानी जो होती है अच्छे से आती नहीं, जिसकी वजह से उपज नहीं हो पाती है और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के मर्द लोग सिर्फ पी के पड़े रहते हैं, औरतों को घर चलाना पड़ता है। ये सब सुन के मिम्मी को काफ़ी गंदा लगता है। कंका जो होती है वो सारी बातें बताती है और बच्चों लोग को हमें भूखा सुलाना पड़ता है किसी तरह पे रोज का गुजारा करके। दूसरी तरफ यहाँ पे फूल रानी भी बोलती है कि किसी तरह तो हमें एक औरत ने कुछ सिखा दिया, शहर से आई है तो थोड़ा बहुत काम, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता, वरना बहुत ही मुश्किल है। मिम्मी बोलती है मैं इस पर कोशिश करूँगी, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रस्ताव ये रहेगा कि स्कूल बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके सारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। झनक को देख के काफ़ी खुश हो रही होती कि मिम्मी में कितना सुधार हो चुका है। और मिम्मी बोलती है कि मैं काम भी दिलाने का प्रयत्न करूँगी, रही बात मर्दों की तो मैं उनके बारे में बाद में सोचूंगी, फिलहाल के लिए मेरे ये 2 काम बहुत प्रायोरिटी पे हैं। परासर बोलता है लेकिन आप ये क्यों करेंगी, बहुत सारे अधिकारी आए बोल के चले गए। मिमी बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो आप हमारे ऑफिस के सामने धरना रख सकते हैं या फिर आप हमारे घर में आ सकते हैं, आप हमारे परिवार जैसे। हालांकि मैंने कभी ऐसी ज़िंदगी जी नहीं ऐसी स्थिति में, तो मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको समझने का पूरा प्रयत्न करूँगी, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ओके, ऐसा कह के मिमी वहाँ से रवाना होती हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पर मिमी जो होते हैं अनिरुद्ध को कॉल करके यह खबर देती है कि झनक की तबीयत काफ़ी ख़राब है। झनक को गाँव में से किसी ने जहर देने की कोशिश की और परासर उसे हॉस्पिटल ले गया। परासर यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं झनक को बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।